Hello everyone. Um, let's start October-November 2022, variance 51, paper 5, planning analysis and evaluation. This paper has a duration of 1 hour and 15 minutes. All right, let's start the paper. A student attempts to determine the percentage by mass of magnesium chloride in the solid mixture containing magnesium chloride and anhydrous magnesium nitrate using the following method. तो मुझे बेसिकली सबसे पहले यहाँ परसेंटेज बाय मास कहा जा रहा है. सो परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मास ऑफ कंपाउंड, तो ऑब्वियसली इस केस में मैग्नीशियम क्लोराइड होगा ओवर टोटल मास. This total mass needs to be given in the question in 200. Okay. Accurately weigh about 1.5 gram of the solid mixture and record the mass. अब इशू ये है कि हमारे पास जो mass रिकॉर्ड हुआ है वो 2 डेसिमल प्लेस पे हुआ है. इसका मतलब हमने 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस यूज किया होगा. Okay. Now the next is dissolve the solid mixture in distilled water. Dissolve the solid mixture in distilled water. Add an excess of silver nitrate solution. Filter the solid mixture. Okay. And wash the precipitate collected with distilled water. Why are we washing? Why are we washing the precipitate? To make sure that we can remove any soluble impurity. To make sure to remove any soluble impurity. Okay. और डिस्टिल वाटर तो आपको पता है ना, उसमें आयंस अवेलेबल नहीं होते तो वो प्रेसिपिटेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होते. ड्राई द प्रेसिपिटेट इन एन ओवन. ओके, खास बात, हम ड्राई कर रहे हैं इन एन ओवन. इसका मतलब हम जेंटल हीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं कर रहे हैं. पहली तो बात यह है कि जेंटल हीटिंग कर रहे हैं हम. और दूसरी बात, हीटिंग क्यों कर रहे हैं? हीटिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कुछ कंपाउंड जो हैं वो स्टेबल टू हीट होते हैं. और यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड मिल रहा है हमें वो AgCl है. AgCl इज स्टेबल टू हीट. तो इसका मतलब मैं अगर AgCl के प्रेसिपिटेट्स को ड्राई करना चाहता हूँ तो मैं उसको ओवन में रख के कर सकता हूँ. AgCl is stable to heat. Okay. और जेंटल हीटिंग का मतलब ये कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हीट हो रहा होगा, एकदम से राइज नहीं होगा टेम्परेचर. ठीक है. weigh the precipitate and record the mass. ओके. आप मास को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मास को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आप मास रिकॉर्ड करेंगे जब आपको मास में कोई मजीद चेंज नहीं मिलेगा. जब आपको मजीद चेंज ना मिले इसका मतलब आपने वो मास रिकॉर्ड करना है. ठीक है. when no further change in mass is observed also. जाहिर सी बात है, आप ड्राई कर रहे हैं यानी वाटर को रिमूव कर रहे हैं. तो जब वाटर का रिमूवल खत्म हो जाए, बंद हो जाए और वाटर मजीद इवेपोरेट ना हो, रिमूव ना हो, इसका मतलब आप उसका मास रिकॉर्ड कर सकते हो. ये भी एक रीजन है. ऑल्सो when no more water is given off. All right. हमारे पास इक्वेशन है, मैग्नीशियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड बना रहा है.
वो कह रहा है वन स्टूडेंट इन द क्लास ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स, मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर 1.52, मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड आफ्टर ट्राइंग 3.63 ग्राम। दैट मींस कि मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड गिवन है। ऑलराइट, वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द सैंपल। अब देखो, मुझे AgCl का मास मालूम है, इसको मैं AgCl के MR से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ AgCl आ जाएंगे। मोल्स ऑफ AgCl को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को MR ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास मिल जाए, मोल्स मिल जाएंगे। मास तो मांग ही नहीं रहा, मोल्स मांग रहा है। तो हमें बेसिकली कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से मोल्स ऑफ AgCl कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोल्स ऑफ AgCl कैलकुलेट करने के लिए Ag सिल्वर का AR है 107.9, एग्जैक्ट लेना है मैंने पीरियोडिक टेबल से, देन 35.5, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 143.9। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मैं मोल्स, गाइस वेट होल्ड अ सेकेंड, मैं यहाँ से MR ऑफ AgCl कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से मोल्स ऑफ AgCl कैलकुलेट करूंगा तो मास गिवन है मुझे 3.63, मैं उसको डिवाइड करूंगा 143.9 से तो मुझे मोल्स मालूम हो जाएंगे विच इज 0.025 मोल्स। ठीक है, ओके। हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कि मैग्नीशियम क्लोराइड में और सिल्वर क्लोराइड में 1:2 का रेशो है। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। अभी हमारे पास कितने मोल्स हैं? 0.025, राइट? सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड? सो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड वुड बी, 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएंगे 0.01265 मोल्स। सो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं, ये हो जाएगा 0.0127 मोल्स। ऑलराइट, हमने यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए हैं क्योंकि यहाँ सारी वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, use your answer to 1 to calculate the percentage by mass of magnesium chloride in the sample. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फाइंड आउट करना होगा, एंड फॉर दैट मुझे मोल्स चाहिए। मोल्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, अगर मैं इन मोल्स को MR से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द MR ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हो जाएगा हमारे पास 24.3, AR ऑफ मैग्नीशियम है ये, क्लोरीन 35.5 होता है, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा बिकॉज वी हैव 2 क्लोरीन एटम, सो MR इज गोइंग टू बी 95.3। नाउ मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मैं डिटरमिन करना चाहता हूँ। मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डिटरमिन करने के लिए मैं मोल्स को, दैट इज 0.127 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 95.3 से। ऑलराइट, सो मेरे पास यहाँ से मास आ जाएगा 1.21031 ग्राम। ऑलराइट, अब जाहिर सी बात है मुझे तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर देना है और मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास मास है 1.21 डिवाइडेड बाय टोटल मास, और टोटल मास जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। टोटल मास आपको ये गिवन था मिक्सचर का 1.52, हम इससे डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास बेटा परसेंटेज बाय मास आ जाएगा 79.6%। हम यहाँ पर लिख देंगे 79.6%। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज suggest what the student could do in step 2 to ensure that the solid dissolves as quickly as possible. Step 2 में आपने क्या किया था? स्टेप 2 में आपने
सॉलिड मिक्सचर को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया था। जब आप डिसॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं भाई, आपने अगर बहुत क्विक सॉल्युबल करना है किसी भी कंपाउंड को तो उसके लिए दो काम हो सकते हैं। आप मिक्सचर को स्टर करो बाय यूजिंग स्टरिंग रॉड, या फिर आप उस सॉल्यूशन को हीट कर दो। तो जब आप हीट करते हो तो कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू होता है, क्विकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। आइदर यू नीड टू हीट द मिक्सचर और आइदर यू नीड टू स्टर द सॉल्यूशन। सो आप यहाँ लिख सकते हैं stir the mixture with glass rod। हम glass rod को एज एन स्टरिंग रॉड यूज करते हैं, and also heat the mixture। अच्छा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि देखो आपने क्या यूज किया था, सॉलिड यूज किया था, है ना। आपने स्टेप 2 में क्या यूज किया था, सॉलिड मिक्सचर यूज किया था। तो भाई मैं इस सॉलिड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर मैं सॉलिड को क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा तो पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे, वो क्विकली डिसॉल्व हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। ऑल्सो crush the solid and convert them into fine powder। Fine powder means very small particles. Okay, that's how you need to dissolve as quickly as possible. Okay, now the next is explain why the precipitate was washed with distilled water before it was dried। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी soluble impurity होगी उसको remove करने के लिए हमें डिस्टिल वाटर से वॉश करना होगा। वो कौन सी soluble impurity है, वो soluble impurity है मैग्नीशियम नाइट्रेट, बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर soluble in water, राइट। तो इस impurity को रिमूव करने के लिए हमें डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे this is used to remove any soluble impurity like magnesium nitrate as it is soluble in water। सही। Now the next is suggest why the precipitate is dried in an oven and not by direct heating with a Bunsen burner। Bunsen burner पे जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से AgCl माइट भी डिकम्पोज हो जाए। तो टू अवॉइड दैट डिकम्पोजिशन हमने प्रेसिपिटेट को ओवन में रख के ड्राई किया था। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा भी है कि जब ओवन में ड्राई कर रहे होते हैं तो जेंटल हीटिंग हो रही होती है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं होती। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वाटर जो है वो रिमूव होता है, ड्राई हो जाता है। सो हम यहाँ बताएंगे Bunsen burner has intense flame, so to avoid decomposition of AgCl, we use heating in an oven। Heating in an oven। Okay, my bad,
My writing is getting really, really bad. Now, in C part 1, in step 1, a small beaker was weighed using a balance accurate to 2 decimal places and its mass recorded. Okay. The sample was placed in the beaker and the mass of the beaker increased by 1.52 gram. Okay. Calculate the percentage error in measuring the mass of this sample. तो पहली तो बात ये है कि आपके पास 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस है, राइट? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 2 डेसिमल प्लेस का बैलेंस होता है तो 0.005 ग्राम सिंगल रीडिंग का एरर होता है, ठीक है? आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास 0.00 है, 2 डेसिमल प्लेस है, फिर 0.01 है, फिर 0.02 है। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखूं तो 0.01 का है, क्योंकि रीडिंग्स हम 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.005 ग्राम सिंगल एरर रीडिंग है ये। सही है? ये बात मैंने आपको एरर एंड मेजरमेंट्स का जो टॉपिक है उसके नोट्स में भी बताई हुई है, ठीक है? कि 2 डेसिमल प्लेस में हमेशा एरर जो है वो ये होगा, 3 डेसिमल प्लेस का बैलेंस होगा तो 0.0005 ग्राम का सिंगल रीडिंग एरर होगा। तो ये तो ध्यान में रखिएगा भाई, सिंगल एरर रीडिंग जो है वो ये है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? मुझे एक्चुअली परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए सिंगल रीडिंग का एरर कितना होता है 0.005। रीडिंग को मैं 2 मरतबा लूंगा। क्यों 2 मरतबा लूंगा? क्योंकि ये जो मेरे पास मास आया है ये बेसिकली आया होगा इनिशियल मास और फाइनल मास के थ्रू, ठीक है? यानी ये मेरे पास कैलकुलेट हुआ होगा फाइनल मास माइनस इनिशियल मास के थ्रू। सिंस वी हैव टेकन 2 रीडिंग्स, इसका मतलब मैं इस सिंगल एरर रीडिंग को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, सॉरी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 1.452 इनटू 100 करूंगा। सही है? तो यहां से मेरे पास आंसर आएगा 0.6578%। तो परसेंटेज एरर को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.658%, ठीक है? और ये जो 1.52 है आपके पास, ये 1.52 क्या था? ये मिक्सचर का मास था, ये दिया हुआ। सही है? यहाँ लिख भी देते हैं कि मास ऑफ solid mixture. Okay. Now the next is, other than by changing the balance, state how this percentage error could be reduced. Okay. परसेंटेज एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? ओ दैट्स इजी। देखो, अगर मैं मास ऑफ सॉलिड मिक्सचर को इंक्रीज कर दूं तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? कम। सही है? तो इसका मतलब ये ज्यादा यूज कर लिया जाए तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? कम। तो आप यहां लिख भी सकते हो, हम यहां लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रीडिंग of single error over 1.52 into 100। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीज दिस वैल्यू। सही है? जब इस वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो परसेंटेज एरर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, use the larger mass of
solid mixture. ठीक है? Okay. Next is state. My goodness. State what could be done in step 5 to ensure that the precipitate was completely dry. Step 5 में हम क्या कर रहे थे? Dry कर रहे थे precipitate को in an oven. और मैंने कहा था gentle heating है. तो आपने अगर इंश्योर करना है कि प्रेसिपिटेट कंप्लीटली ड्राई हुआ है, तो आपने मिक्सचर को रीहीट करना है, रीवे करना है until constant mass is observed. ओके, इंश्योर का मतलब कंफर्म करना है आपने, तो ये इंश्योरिटी है. आप क्या लिखेंगे? रीहीट the mixture, reweigh the mixture, reweigh the mixture again till constant mass is obtained. और ये सब आप कब करेंगे? जब आप ओवन में ड्राई कर लेंगे. ठीक है? और अगर कांस्टेंट मास ऑब्जर्व होगा, इसका मतलब क्या होगा? कि मजीद कोई वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो रहा. दिस शोज no more water is given off. Okay. All right. Another student in the class did not dry their silver chloride. अच्छा, उसने सिल्वर क्लोराइड को ड्राई नहीं किया, तो इसका मतलब जो मॉइस्चर है वो सिल्वर क्लोराइड के पास मौजूद है, वो इंटैक्ट है. तो मॉइस्चर इज देयर विद द सिल्वर क्लोराइड एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड का मास एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा. State how this would affect the value of the percentage by mass of magnesium chloride in the sample. Explain your answer. देखो भाई, अगर आपके पास मास ज्यादा है तो मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड भी ज्यादा होंगे. जब मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी ज्यादा होंगे. जब मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी ज्यादा होगा. और जब मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा होगा, यानी ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी ज्यादा होगा. ऑलराइट, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इस पूरी बात को. If AgCl is not dry, mass of AgCl is higher, moles of AgCl is also higher, moles of magnesium chloride is higher, mass of magnesium chloride is also higher. और जब मास ज्यादा होगा तो परसेंटेज बाय मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी ज्यादा होगा, would also be higher.
Okay, that's the end of question number 1. This question has 10 marks. Okay, let's move on to the next question. Charles law. चार्ल्स लॉ, oh my goodness, चार्ल्स लॉ मैंने आपको A1 केमिस्ट्री में पढ़ा है, चार्ल्स लॉ इन बॉयज लॉ. तो चार्ल्स लॉ states that for a fixed mass of a gas at constant pressure, its volume is directly proportional to its absolute temperature. Yani volume is directly proportional to temperature. That's what we have done in states of matter in A1. ये relationship था, लेकिन ये relationship कब आएगा? जब constant pressure होगा. ठीक है? Most gases are non-ideal and do not obey this law. Okay, but at lower pressure and high temperature, some gases are close to ideal behavior. Why? Low pressure और high temperature पे क्या होता है? तो ये भी A1 में पढ़ा है कि जब low temperature होता है, sorry, lower pressure होता है और high temperature होता है, तो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. And gaseous molecules are away from each other. और जब वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं. फोर्सेस, in fact attractive forces, attractive forces becomes weaker or almost negligible. और जब फोर्सेस वीकर हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के पोस्टुलेट से डेविएट हो जाती है, क्लोज टू आइडियल बिहेवियर हो जाएगा ये. आई होप मेक सेंस टू यू. सही है. तो जितनी कम फोर्सेस होंगी गैस उतनी ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी. ये चीज पढ़ाई गई थी आपको. वो कह रहे हैं क्वेश्चन में, one gas that behaves like this is oxygen. Oxygen can be prepared by decomposing hydrogen peroxide with catalyst manganese 4 oxide MnO2. याद रखिएगा ये जो मैग्नीज 4 ऑक्साइड है इसका कलर ब्लैक होता है, ये ब्लैक सॉलिड होता है, और ये बात आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ी है. The equation for the decomposition of hydrogen peroxide is shown. ये इक्वेशन भी आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ी है. सेफ्टी हैजर्ड्स वो कह रहे हैं आपसे, सेफ्टी हैजर्ड्स है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कोरोसिव टू स्किन. तो अगर कोरोसिव टू स्किन है तो भाई हम क्या करेंगे? हम बेसिकली केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव यूज करेंगे. तो हमारी स्किन प्रोटेक्ट है. और फिर उसके बाद करें सीरियस आई डैमेज. आई डैमेज के लिए तो बेटा हम सेफ्टी गॉगल्स यूज करते ही हैं. मतलब सेफ्टी गॉगल्स. ठीक है, आगे चलते हैं. ये आपकी गैस रेंज अगर आप नोट करें और अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो इस गैस रेंज के ऊपर ग्रेजुएशन मार्क है. तो ये बेसिकली ग्रेजुएटेड गैस रेंज है आपकी. ठीक है. आप नोट करें आपके पास थर्मामीटर है. ये जो थर्मामीटर है ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, टू मेजर द टेम्परेचर. अच्छा, आप एक बात और नोट करें कि आप जो हीटिंग कर रहे हैं यहां से ऑक्सीजन की, वो डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं कर रहे. इनफैक्ट वो आपने एक कंटेनर में वाटर लिया है उसके थ्रू कर रहे हैं, यानी वाटर बाथ के थ्रू कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली योर वाटर बाथ. वाटर बाथ is used for heating. ठीक है, यहां तक हो गया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई हीट क्यों कर रहा हूं? हीट इसलिए कर रहा हूं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो. इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन.
ठीक है, ऑलराइट। Once the apparatus is assembled, the volume of oxygen in the gas range is 2 centimeter cube. Okay, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर क्यूब था। देयर आर 80 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिमेनिंग इन द फ्लास्क। तो अगर 2 था और 80 है तो टोटल फिर 82 होना। यस, टोटल 82 हो गया हमारे पास। शॉर्ट्स लॉ इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। मेथड वो कह रहे हैं, वंस असेंबल्ड अलाउ द apparatus टू रीच रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर गाइस याद रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर and the total volume of oxygen reading on the syringe. Okay, gently heat the apparatus until the temperature reaches 30 degrees Celsius and record the total volume of oxygen. जब 30 डिग्री सेल्सियस पे रीच करेगा तो आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिकॉर्ड करना है। फिर वो कह रहे हैं रिपीट एट इंटरवल्स 5 डिग्री सेल्सियस until the temperature reaches 70। यानी 30 है, 35 करोगे, फिर 40 है, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65 एंड देन 70। राइट, 5 डिग्री सेल्सियस के इंटरवल से आपने ये मेजरमेंट करनी है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस से रिलेटेड। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Now the next is the student carried out the experiment and obtained the following results। हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर है और फिर केल्विन के अंदर है। तो भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हमने इन तमाम टेम्परेचर्स के अंदर 273 ऐड किया तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। आप नोट करें, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है केल्विन में, वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज हो रहा है। सही है, तो यही तो रिलेशनशिप था गाइस, यही तो रिलेशनशिप था कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये रिलेशनशिप यहाँ इस डेटा से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज other than the wearing of safety goggles, give us safety precaution that the student must take during the preparation of oxygen। okay, मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले, use chemical resistant gloves। okay, next is complete the following diagram to show how the student can obtain oxygen by gas collection over water for use in the experiment shown in 2.1। this time I'm getting the oxygen and I'm collecting the oxygen over water, right? okay, so what we can do is कि हम यहाँ पर एक वाटर का ट्रफ बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, और इस वाटर के ट्रफ के अंदर हम गैस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर गैस जार ऑब्वियसली मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, और उसकी रीजन आपको पता है कि जो गैस जार होता है उसके पास ग्रेजुएशन नहीं होती, ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता। क्योंकि उसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता, इसलिए मैं गैस को कलेक्ट होता हुआ देख नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा कि गैस कलेक्शन किस एंगल से हुआ है। तो मैं यहाँ एक एपरेटस यूज कर रहा हूँ जिस पर ऑलरेडी ग्रेजुएशन मार्क है, एंड ऑब्वियसली आप इस एपरेटस को क्या नाम देंगे? मेजरिंग सिलेंडर। ये ट्रफ है और इस ट्रफ में वाटर है। ठीक है, तो मैं मेजरिंग सिलेंडर ले रहा हूँ सो दैट आई कैन मेजर द वॉल्यूम, और मैं मेजरिंग सिलेंडर नहीं बोलूंगा, मैं ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर बोलूंगा। ठीक है, ये ट्रफ है एंड ऑब्वियसली इस ट्रफ के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ से डिलीवरी ट्यूब लेंगे एंड ऑब्वियसली जब रिएक्शन होगा इन दोनों के दरमियान तो ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो उस ऑक्सीजन गैस के रिमूवल को रोकने के लिए मैं यहाँ पर रबर बांग या स्टॉपर लगा दूंगा। सही है, यहाँ रबर बांग या फिर स्टॉपर लगा देंगे ताकि गैस जो है वो एस्केप ना हो। ये आपका रबर बांग हो गया।
कॉर्क हो गया, रबर बंग हो गया। ओके, अब हम ये हमारा डिलीवरी ट्यूब हो गया। ओके, ठीक है जी। Okay, now the next part of the question is suggest how the student could ensure they collect pure oxygen gas in the conical flask. अच्छा जी, इशू ये है कि जब आपने ये एपरेटस असेंबल किया था तो इस एपरेटस के अंदर इस जगह पर एयर मौजूद थी, और एयर में आपको पता है 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि 78% नाइट्रोजन गैस होती है। तो जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो वो ऑक्सीजन गैस इस एयर के साथ शामिल होकर यहाँ कलेक्ट होगी। इसका मतलब मैं पहला काम ये कर सकता हूँ कि मैं पहले कुछ जो वॉल्यूम के सैंपल्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दूं, सो दैट जो मिक्सचर मेरे पास आ रहा है नाइट्रोजन के साथ वो रिमूव हो जाए, और फिर फ्यू सैंपल को रिमूव करने के बाद जो भी गैस कलेक्ट होगी वो मेरे पास फिर प्रॉपर प्योर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। ओके, तो इनिशियल जो कलेक्शन होगा ऑक्सीजन का वो कंटेमिनेट हुआ वो होगा नाइट्रोजन के वॉल्यूम से, नाइट्रोजन के प्रोपोर्शन से, राइट। उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्लास्क कंटेन एयर which has nitrogen and oxygen gas also. So to collect pure oxygen gas in the main cylinder, we need to remove first few sample of gases. ठीक है। इंश्योर भी करना चाहता हूं मैं, ठीक है। Next is C part. Plot a graph on the grid to show the relationship between volume of oxygen and absolute temperature. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. So मेरे पास टाइम का इशू था तो मैंने सिर्फ ग्राफ थोड़ा सा बना के रखा हुआ है ताकि मैं टाइम सेव कर लूँ। एंड ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा ग्राफ है। लेकिन ये रीडिंग्स हैं आपके पास 82, 84, 88, 297, 303। अब ये जो 303 है ये आपके पास 297 है सबसे पहला, तो ये आपका 297 हो गया। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ये 97 के ऊपर मैंने डॉट लगा दिया, सही है। फिर 303 कह रहा है 1 2 3, 303 के ऊपर ये क्रॉस आ गया, राइट। फिर इसी तरह से आगे भी सारे कह रहे हैं। तो ये बहुत आसान सा ग्राफ था, मैंने इसको पहले से कंप्लीट करके रख लिया। इसकी इनिशियल कुछ वर्किंग मैंने करके रखी है, सो दैट विल गेट द पॉइंट कि जी किस तरह से हमने काम करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे पास, और नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि एग्जामिनर हमसे यकीनन ग्रेडियंट मांग रहे हैं। To determine the gradient of your line of best fit, state the coordinates of both points you used in your calculation. These must be selected from your line of best fit. Give the gradient
टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ग्रेडियंट जाना है। हाँ, अच्छा ग्रेडियंट क्या होता है? सारे मैथ्स वाले बच्चे हैं आप लोग, आप जानते हैं कि ग्रेडियंट इज बेसिकली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसा ही है। अच्छा, y2 माइनस y1 को हम डेल्टा y क्या लेंगे, चेंज इन y, और x2 माइनस x1 को डेल्टा x क्या लेंगे, राइट। अच्छा, ये जो डेल्टा y है तुम्हारे पास, ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो y एक्सिस है तो वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, राइट। तो तुम्हारा जो y एक्सिस है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है या टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और जो x एक्सिस है उसके ऊपर तुम्हारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, राइट। तो हमें पता चल गया कि जी ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अच्छा, तुम्हें एक चीज और भी पता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस की यूनिट क्या लोगे तुम यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो यहाँ से तुम्हारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स, ठीक है। ओ दैट्स कूल, उसने ऑलरेडी यूनिट दी हुई है, मैंने यूनिट तुम्हें डिटरमिन करके दिखाई है, सही है। कोऑर्डिनेट्स 1 और कोऑर्डिनेट्स 2 मैंने लिए हैं, ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट है। मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को उठाकर लिख देता हूँ। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 297 एंड 82। कोऑर्डिनेट 2 मेरे पास है 349 99, राइट। मुझे ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो भाई ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए y2 माइनस y1 करूंगा और x2 माइनस x1 करूंगा। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा 99 माइनस 82, और x2 माइनस x1 हो जाएगा 349 माइनस 297। तो यहाँ से मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी 0.35417। तो मैं अगर 366 की वैल्यू दूं तो ये हो जाएगा 0.354, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं ऑन द ग्राफ सर्किल द पॉइंट विच यू बिलीव टू बी मोस्ट अनोमलस। ओके, तो भाई ये वाला पॉइंट जो था ये सबसे दूर है, इसलिए मैंने इसको अनोमलस पॉइंट कह दिया और इसको यहाँ ग्राफ पे लेबल कर दिया। अच्छा, आपने क्रॉस लगाना होता है हमेशा, इसलिए क्योंकि डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट स्कैन में आता नहीं है कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा। सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस अनोमली। अनोमली की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देनी है। देखो, ये जो आपके पास एनॉमलस पॉइंट है ये यहाँ पर आया, देखिए होना कहाँ चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, राइट। इसका मतलब जो वैल्यू हमारे पास आई है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, और वो एक्सपेक्टेड यानी वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। और वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैंने इस वॉल्यूम को हायर टेम्परेचर के ऊपर रीड किया था, क्योंकि अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है, राइट। भाई अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब मैंने ये वॉल्यूम जो है वो हायर टेम्परेचर पे रिकॉर्ड किया होगा। इसको होना यहाँ चाहिए था, ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये बेसिकली यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, यानी ज्यादा टेम्परेचर ये होगा 313 पे होगा। सो दिस वॉल्यूम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड एट 313 समवेयर अराउंड, ठीक है, 314 पे। तो हम यहाँ लिख देंगे the volume of that reading is very much higher than expected. ठीक है, so that reading might have been recorded at higher temperature.
ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसको आपने चेंज करना हो, व्हाट यू चेंज। तो मैं चेंज क्या कर रहा हूँ? मैं चेंज कर रहा हूँ टेम्परेचर को, राइट। और मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर दिया हुआ है। सो मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पर एब्सोल्यूट temperature. Next is suggest how the experiment could be made to be more reliable. Reliability की बात है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि reliability का मतलब ये होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है until you will get a consistent results, right? तो आप कह सकते हैं repeat the experiments until consistent result is obtained. The ideal gas equation is shown. P जो है वो प्रेशर होता है पैस्कल में, V वॉल्यूम होता है इन मीटर क्यूब, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 उसकी वैल्यू होती है, T एब्सोल्यूट टेंपरेचर इन केल्विन। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन AS। तो वो कह रहे हैं यूज दिस इक्वेशन, डिस्क्राइब हाउ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ यू हैव प्लॉटेड वुड बी अफेक्टेड बाय यूजिंग अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन योर आंसर। अगर वॉल्यूम स्मॉलर होगा तो टेंपरेचर भी स्मॉलर होगा, है ना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट ये बता देते हैं कि जनाब ये है आपके पास PV इक्वल्स टू nRT, और हमारा वॉल्यूम क्या है? स्मॉलर। तो हम बेसिकली यहां से वॉल्यूम लेते हैं, ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास NR अपॉन P इंटू T। सही है जी। अब ये जो आपके पास V है, ये आपका y एक्सिस पे है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जिसको आपने कहा है। ये जो T है ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि आपका x एक्सिस के ऊपर है। एंड ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका m है, व्हिच इज बेसिकली योर ग्रेडियंट। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा, आप जानते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। सही है। y आपको पता है वॉल्यूम है, x आपको पता है टेम्परेचर है, m आपका ग्रेडियंट है, c क्या है? c क्या है? आपका y इंटरसेप्ट। और इस वक्त जो है वो y इंटरसेप्ट 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि मुझे y इंटरसेप्ट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, यहाँ कोई y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास, माय गुडनेस, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, if we have a smaller volume of oxygen, if we have a smaller वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कम है तो जो ग्रेडियंट है वो भी आपका कम होगा। So gradient, that is nR upon P, is also lower। ठीक है, hence curve must be less steeper। ऑलराइट, कर्व जो है वो लेस स्टीपर हो जाएगा आपका, ये याद रखिएगा।
That's the end of question number 2, and it has 13 marks. So 10 and 13 is 23. That means to complete 30 marks, we have another question, and that is question number 3. Let me see. 7 marks ka hai. Yes. Okay. It's a lengthy paper. Okay. No issue. The most important thing is we should understand each and every part of this paper. Potassium bromate 5 एक oxidizing agent होता है basically, reacts with potassium bromide and sulfuric acid. Sulfuric acid is used to acidify the solution from potassium sulfate, bromine and water according to the following equation. Okay, this equation is important. A student is investigating how the rate of this reaction is affected by changing the concentration of the reactants in turn. This is done by keeping the total volume of mixture constant and adding different small volumes of each reagent. Okay, यानी हमने अगर लेट सपोज टोटल वॉल्यूम 30 रखना है तो हो सकता है कि हमने इसको 10 लिया हो, हमने इसको 15 लिया हो, हमने इसको 5 लिया हो. ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम बेसिकली हमारा 30 होना चाहिए. सही है, कुछ इस तरह से किया होगा हमने. ऑलराइट. अच्छा, और दूसरी बात, हम सब समझदार हैं, जानते हैं कि हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं. तो अगर मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, because what we change is independent variable. इसका मतलब it has to be on the x-axis. What we change is independent variable. All right. इसका मतलब ये कहाँ होना चाहिए? x-axis पे होना चाहिए. ओके. और दूसरी बात, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ईच रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं. तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ईच रिएजेंट का मतलब हम सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं. बट याद रखिएगा कि टोटल वॉल्यूम इन रेट ऑफ रिएक्शन नीड्स टू बी कांस्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप प्रैक्टिकल्स के अंदर भी पढ़कर आए हैं. ठीक है. द रिएक्शन produces bromine, which is orange in color. The student times the reaction, and then determines the rate 1/time. The rate equation for the reaction is of this. अब इसमें देखो, आप नोट करो, ये x है, ये y है और ये z है. यानी order of reaction नहीं दिए हुए उन्होंने. K is the rate constant, x, y, z are the respective order of reaction. Order of reaction किसे कहते हैं? Power to which the concentration is raised in rate equation. Power to which the concentration is raised in rate equation. Okay, this order of reaction. The student carried out an experiment and obtained the following result. ये table 2.1 दिया है, इसमें initial concentration सबकी दी है और rate of reaction दिया हुआ है. Suggest how the student might time the reaction and judge the end point of the reaction for each mixture. Okay, each mixture. अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इनिशियली ये सब क्या होंगे? कलरलेस. लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनेगी तो ये होगा ऑरेंज. तो जैसे जैसे ऑरेंज कलर अपीयर होना शुरू होगा, मुझे पता चल जाएगा कि जी टाइमिंग स्टार्ट करनी है मैंने. ठीक है. अच्छा, एक और भी चीज है. लेट्स सपोज मैंने ये 10 cm³ लिया, मैंने ये 20 cm³ लिया, इन दोनों को मैं मिक्स कर चुका हूँ. राइट. अब मुझे ये 10 cm³ ऐड करना है. जैसे ही मैं इस 10 cm³ को इस मिक्सचर में ऐड करूंगा, टाइमर स्टार्ट कर दीजिए, टाइमिंग नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए. समझ आ रही है बात? हम ये भी कह सकते हैं. हम 1 मार्क का पार्ट है तो
ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टार्ट टाइमिंग्स when the last reagent of the reactant is added to the mixture containing two other solution. Okay. Initially solution is colorless, but after mixing orange color will observe. सही. Next is by comparing the data for the mixture, deduce the value of x, y and z. मतलब मुझे तीनों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने. तो x जो है वो KBRO3 का है. तो हम सबसे पहले KBRO3 की बात करते हैं. अच्छा जी, KBRO3 अगर मुझे इसका ऑर्डर डिटरमिन करना है तो इन दोनों को कांस्टेंट होना पड़ेगा. इन दोनों में फर्स्ट और सो एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है. इसका मतलब मुझे अगर इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो मैं मिक्सचर ए और मिक्सचर बी को यूज करूंगा, क्योंकि इस केस के अंदर ये दोनों कांस्टेंट है. सही है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. सो मुझे बेसिकली इनको यूज करना है. सो मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको. आप नोट करें, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं आप, तो कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो रही है, राइट. और आप नोट करें जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर भी रेट जो है वो डबल हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है. आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ये वैल्यू मिलेगी आपको अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ये वैल्यू मिल जाएगी. तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो रही है, इनिशियल रेट भी डबल हो रहा है. इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दैट्स क्वाइट इजी. हम यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर क्या है, मिक्सचर ए एंड बी. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, initial concentration is doubled, initial rate also doubled, hence it is first order. सही है. तो आपके पास जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. x की वैल्यू 1 आ गई. अब हमारे पास है फॉर KBR ओके. अब KBR के लिए क्या करना है भाई, KBR के लिए करना ये है कि आपने KBRO3 कांस्टेंट लेना है और H2SO4 कांस्टेंट लेना है. तो आप नोट करें, ये ए और सी में ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है और ए और सी में. सही है ना. तो एक्सपेरिमेंट ए और सी लूंगा मैं. पहले तो हम ये लिख लेते हैं ताकि हमारे जहन से न निकले. कंपेयर मिक्सचर ए एंड सी. चलो अब ए एंड सी को देख रहे हैं तो जरा देखते हैं जनाब क्या कह रहा है ए एंड सी हमारे लिए. आप नोट करें, यहां से यहां आ रहे हैं आप,
0.125 times 2. Oops. 0.25 या आप नोट करें ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, सही है। इसको हम थोड़ा तमीज से और लिख लेते हैं, यानी मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। और आप नोट करें मैं जब यहां से यहां आ रहा हूं तो भी 2 से मल्टीप्लाई है। 0.059 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 0.118। यस, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यानी यहां से यहां आ रहे हैं कंसंट्रेशन डबल, यहां से यहां आ रहे हैं इनिशियल रेट डबल, बाकी ये दोनों कांस्टेंट, दैट इंडिकेट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं concentration is doubled, rate is also doubled, hence it is first order। यानी मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज H2SO4। लेट्स टॉक अबाउट H2SO4। H2SO4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे KbRO3 और KBr दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, 1 और 4 कांस्टेंट हैं। ओके देखो इसमें 1, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, ये 1 और यानी A और D कांस्टेंट है, यहाँ भी A और D कांस्टेंट है। तो इसका मतलब डिटरमिन करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 4 को लूंगा, ठीक है। ओके पहले लिख लेते हैं A और D को कंपेयर करना है, पहले लिख लें ये बात ताकि कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो। कंपेयर A, कंपेयर मिक्सचर A एंड D। अच्छा जी, अब देखते हैं कि A और D में क्या मामला हैं। A और D के मामलात कुछ ये हैं कि जनाब 0.075 इंटू 2.15, यानी आप यहां से यहां आ रहे हैं तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, सही है। और अगर आप यहां से यहां आके देख रहे हैं A और D को देख रहे हैं तो ये 0.059 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, 0.059 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, 0.059 मल्टीप्लाई बाय 4.236, या ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो रहा है। पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर नहीं आया, फिर 3 से किया, आंसर नहीं आया, फिर 4 से किया तो आंसर आ गया। मेरे पास आंसर आया 0.236 और 0.235 गिवन है। तो इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है, डबल, लेकिन इनिशियल रेट क्या हो रहा है, क्वाड्रुपल, 4 फोल्ड हो रहा है। इसका मतलब इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2SO4। हम यहाँ लिखेंगे initial concentration is double while rate is quadruple or fourfold। Hence it is second order। इसका मतलब जो Z है मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है।
Okay, the student carried out the student carried out uh, student carried out each reaction using a boiling tube, capacity 50 cm cube, and varied the concentration by adding different volumes of each reagent. For example, in a mixture A, 5 cm cube of KBRO3 is required. तो अगर उसने 5 KBRO3 ये लिया है तो जाहिर सी बात है बेटा ये इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होंगे ताकि टोटल अमाउंट 30 हो जाए या 40 हो जाए, जो भी उसने लिया हुआ होगा। जैसे ये 50 है, ठीक है ना, तो अगर ये 5 है तो बाकी 45 होंगे वो दोनों मिलाकर। तो वो कह रहे हैं नेम अ सूटेबल पीस ऑफ एपेटस व्हिच कुड बी यूज्ड टू मेजर दिस वॉल्यूम। तो भाई 5 cm क्यूब का जो वॉल्यूम आपने मेजर करना है वो पिपेट से तो नहीं कर सकते, क्योंकि पिपेट पे ग्रेजुएशन मार्क ही नहीं होता, और पिपेट जो है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मुझे 5.0 cm क्यूब मेजर करना हो, अगर मुझे 5.0 cm क्यूब मेजर करना हो, यानी इतना एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर करना हो, तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए एक एक्यूरेट एपरेटस यूज करूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी ब्योरेट। सही है। फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द रिएजेंट्स आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर बिफोर मिक्सिंग। भाई आप जानते हैं कि ये जो आपका टेम्परेचर है ये आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। क्यों है कंट्रोल्ड वेरिएबल? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर में चेंजेस लेकर आऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंजेस आएगा। इसका मतलब इस टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी है, व्हिच इज व्हाई मैंने तमाम रिएजेंट्स को, तमाम टेस्ट ट्यूब्स को मिक्सिंग करने से पहले सेम टेम्परेचर पर रखा हुआ था। कंट्रोल वेरिएबल एज temperature can change the rate of reaction। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं temperature is a controlled variable so we need to keep it constant, so we need to keep it constant, okay, because it can change rate of reaction। अच्छा, इसका एपरेटस अगर हम से पूछ ले वो कि भाई आपने इसको कैसे अरेंज किया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बना के दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है मेरे पास बीकर, इस बीकर के अंदर है वाटर, और इस वाटर के अंदर मैंने थर्मोमीटर प्लेस किया हुआ है, और बेसिकली मैं यहाँ 3 रिएजेंट्स है ना मेरे पास, तो मैं यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब्स रख लूंगा, ठीक है। उपसी डुपसी उप्स, सही है। चलें पहले बना लेते हैं। ये पहला टेस्ट ट्यूब हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरी बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है जनाब। ओहो, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। सही है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी बेटा डायग्राम, अगर आपने कांस्टेंट करना है हीट को, ठीक है। ये याद रखिएगा, यानी ये आपका इसमें x वाला है, इसमें y है, इसमें z है, यानी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें पोटेशियम ब्रोमेट 5, और आप इन तीनों को हीट कर रहे हो बहुत ही रिलीजियसली, आप इसको यहाँ से हीट कर रहे हो, तो यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही है, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है हमने, ये कुछ इस तरह से होगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं।
the solution of sulfuric acid used in each mixture was of concentration 0.150 mole per dm cube. तो मेरे पास concentration है हर मिक्सचर में H2SO4 की concentration मैंने 0.150 मोल पर dm cube ली है. This acid was prepared from a solution of concentration 1 mole per dm cube. Okay, तो मेरे पास इनिशियली क्या था 1 मोल पर dm cube, उसके थ्रू मैंने क्या किया 0.15 यानी मैंने डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को, और डाइल्यूट सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ. कितना वाटर ऐड कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे गिवन ही नहीं है. सही है. तो वो कह रहे हैं briefly describe how to make more dilute solution, that is the question कि मेरे पास वॉल्यूम नहीं है. Stating the capacity of any apparatus used. Okay. So basically मेरे पास यहाँ क्या सिनेरियो है, मेरे पास सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर कंसंट्रेशन है बेटा मेरे पास 1 मोल पर टी, जिसको मैंने 1 मोलर कर दिया है. ठीक है, और मुझे इससे क्या बनाना है 0.15 0.150 मोलर. सही है. सो ऑब्वियसली अगर मुझे डाइल्यूट करना है तो डाइल्यूट करने के लिए मैं 250 cm³ ग्रेजुएटेड सिरिंज यूज कर ग्रेजुएटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करूंगा. माय बैड. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टू मेक द डाइल्यूट सॉल्यूशन वी नीड दिस. ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम कितना चाहिए मुझे ये तो मुझे पता ही नहीं है. राइट. तो वॉल्यूम नीडेड कितना है ये आइडिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इस पूरे खेल में मोल सेम होगा. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा. हम सबसे पहले तो डाइल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है जो हमने पहले क्वेश्चंस में भी करवाया आपको, वो है C1V1 इक्वल्स टू C2V2. मुझे कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी गिवन थी 1. मुझे वॉल्यूम गिवन नहीं था, मुझे नहीं मालूम, वो मुझे कैलकुलेट करना है. तो V1 C2 मुझे दिया हुआ यानी 0.152 सॉरी 0.150, और V2 जो है वो मुझे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 cm³ की दी हुई है. मैंने उस सॉल्यूशन को मेकअप किया था, 250 हो जाएगा. तो मैं यहाँ से बेसिकली V1 कैलकुलेट करूंगा. तो 0.150 multiply by 250 divided by 1, so it's going to be 37.5 cm³. यानी इस कंसंट्रेशन को बनाने के लिए मुझे इतना वॉल्यूम चाहिए. ऑलराइट. अब जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम आपको मेजरिंग सिलेंडर से भी मिल सकता है, ये वॉल्यूम आपको ब्यूरेट से भी मिल सकता है. ब्यूरेट का डायमीटर कम होता है इसलिए उससे हासिल होने वाला वॉल्यूम ज्यादा एक्यूरेट होगा. तो मैं इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ब्यूरेट यूज करूंगा. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज अ ब्यूरेट टू ट्रांसफर 37.5 cm³ of 1 molar H2SO4 into a 250 cm³ volumetric flask. Volumetric flask. ओके. अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब ये सॉल्यूशन डालेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को 250 cm³ तक मेकअप करने के लिए डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे. तो ऐड distilled water, add distilled water. Okay, add distilled water. To make up till 250 cm³. To make up the mark
मार्क तक मेकअप करने के बाद शेक द फ्लास्क टू मिक्स द कंटेंट वेल. Shake the flask to mix the content well. Okay, that's the end of this paper, I believe. Oh yeah, thank you very much, guys.